हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, लगातार हम बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए भर भर के कंटेंट दे रहे हैं। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो कोर्स आपको एक पेड में मिलता है बच्चों, है ना कहीं आपको पेड बैच में मिलता है, वो चीज आपको हम फ्री में दे रहे हैं यूट्यूब पे। एमपी बोर्ड में ऐसा कोई भी चैनल देख लेना, जितना हम फ्री में कंटेंट आपको देते हैं कहीं नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करें, अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर करें, मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल पर शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को हेल्प हो सके। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हम आज बात करेंगे मुख्य रूप से विद्युत चुंबकीय जो तरंग होता है बच्चों, इसके ऑनलाइन फैक्ट वाले और साथ में फिर रिक्त स्थान वाले बहुविकल्पी सब कुछ चर्चा करेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। चलिए पहला जो प्रश्न बच्चों क्वेश्चन आता है कि भाई साहब विस्थापन धारा है क्या, विस्थापन धारा क्या है। तो पहले आप लोग महत्वपूर्ण तथ्य समझोगे कि विस्थापन धारा वह धारा होता है जो समय के साथ वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, देखिएगा 2 नंबर वाले क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि विस्थापन धारा किसे कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न धारा होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, विस्थापन धारा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वैद्युत फ्लक्स के परिवर्तन से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है, तो वो आपकी विस्थापन धारा है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे उत्पन्न होती है बच्चों, तो जब आवेश एक त्वरित गति करता है, यानी त्वरित आवेश यानी उसके वेग में परिवर्तन होता है। जब आवेश गति करता है उसके वेग में परिवर्तन होता है बच्चों, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होते हैं। क्या विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए सर्वप्रथम किसने व्याख्या की, तो सर्वप्रथम बताने वाले जो थे वो मैक्सवेल साहब थे। इसके बाद हर्ट्ज साहब ने प्रयोग किया था बच्चों। लेकिन सर्वप्रथम यदि पुष्टि की कि विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, उसकी भविष्यवाणी किसने की थी, तो मैक्सवेल ने दी। तो मैक्सवेल के 4 समीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा। कुछ मीटर तरंगदैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंग प्रयोगशाला में सर्वप्रथम हर्ट्ज ने किया था। मैंने बताया ना कि पुष्टि की, सबसे पहले प्रयोग में भविष्यवाणी कर दी गई कि मैक्सवेल ने, खोजकर्ता बोलेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज मैक्सवेल ने की, लेकिन सबसे पहले इनका प्रायोगिक सिद्धांत किसने दिया बच्चों, तो हर्ट्ज ने दिया। किसने दिया, हर्ट्ज ने दिया। देखो सुपर फास्ट रिवीजन है तो हम ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों ऐसे ही तैयारी कराई जाती है, ऐसा नहीं कि हम बस उसी को चलते रह जाए। विद्युत चुंबकीय तरंग की जो प्रकृति है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, वो अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। सरंग और गर्त के तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हुए आगे की ओर चलते हैं। ऐसी तरंग जिन्हें गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, वो वैद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। मतलब ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है निर्वात में भी गति करते हैं, माध्यम में भी गति, कोई जरूरी नहीं कि माध्यम हो या ना हो, आगे चलते जाते बच्चों, है ना। इसलिए कहा जाता है कि इन्हें किसी प्रकार से कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जितने फैक्ट है उतने प्रश्न है, समझो ऑनलाइन फैक्ट हो सकते हैं। 2 नंबर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं बच्चों। वैद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के दोलन परस्पर लंबवत और तरंग के गमन की दिशा के लंबवत कंपन करते हुए आगे बढ़ती हैं। क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग है तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हुए आगे बढ़ेंगे। वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोनों लंबवत ये तरंगे आगे की ओर बढ़ती है। यदि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग की बात करें बच्चों, तो लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग से आगे की ओर बढ़ता है कौन, वैद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम के 2 भाग होते हैं बच्चों, एक तो आपका दृश्य स्पेक्ट्रम और एक आपका अदृश्य स्पेक्ट्रम। ठीक है, बाकी इसमें ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए ऐसे प्रश्न भाई जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेवल के नहीं होंगे तो उनको हम छोड़ देंगे बच्चों। ठीक है, जैसे यहां पर देखिएगा गामा किरणों का स्रोत बताइए और उपयोग लिखिए। ऐसे जो प्रश्न है वो 2 नंबर में पूछते हैं बच्चों। ठीक है, मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों यहां पे आज हम कॉम्बिनेशन करके लाए हैं। तो गामा किरण कहां से निकलता है बच्चों, नाभिकीय अभिक्रियाओं से। आप लोगों ने पढ़ा होगा रेडियो एक्टिविटा अल्फा बीटा गामा तीनों किरण निकलते हैं बच्चों। तो जब नाभिकीय क्रिया होती है तो अल्फा बीटा गामा किरण निकलती है, याद रखिएगा। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं से गामा किरण भी उत्पन्न हो जाती है। इसका उपयोग कहां होता है बच्चों, तो कैंसर उपचार में इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। एक उपयोग आपको रटना है, एक उपयोग याद रहना चाहिए। जैसे आप लोग विद्युत चुंबकीय तरंग का अध्ययन करोगे, जैसे दृश्य प्रकाश है, अवरक्त किरणें हैं, तो जो पॉपुलर उपयोग है उसको आप लोगों को तैयार करना बच्चों। तो कैंसर उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है।
कुहरे में संकेत के रूप में किन तरंग का प्रयोग किया जाता है? बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। कुहरे में संकेत के रूप में अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण ये प्रकीर्णन बहुत कम होता है और बहुत लंबे दूरी तक जाता है बच्चों। वेधन क्षमता इसकी अधिक होती है, इस कारण कुहरे और धुंध में ये अधिक दूरी तक जा सकता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है मतलब ऐसे ऐसे चलता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है मतलब पास पास कंपन करते हुए चलता है। जो पास पास कंपन करेगा, जो बार बार कंपन करेगा, मतलब तरंगदैर्घ्य उसकी बहुत कम होगी तो वो फैलने की जल्दी कोशिश करेगा। लेकिन जिस तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, मतलब बहुत दूर दूर दो सुरंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है, तो इसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो ये फैलती नहीं है, लंबी दूरी तय करती है। तो जैसे धुआं है, कुहरा है, धुंध है, तो यहां पर कैसी किरणें होनी चाहिए? जो दूर तक जा सके, है ना, दूर तक हम किसी वस्तु को देख सके। तो ऐसे में अवरक्त किरण उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। आप लोग देखते हैं कि जब प्रदूषण ज्यादा हो जाता है, सबसे ज्यादा भारत में प्रदूषण कहाँ है? तो इस समय न्यूज में आप देखोगे तो ये QI दिल्ली में इतना ज्यादा प्रदूषण है कि हल्का कोहरा छा जाए तो सामने 10 मीटर में भी गाड़ी नहीं दिखती है। ठीक है, 10 मीटर मतलब 20 हाथ, 10 मीटर ज्यादा लंबा नहीं, गाड़ी नहीं दिखेगी, इतनी ज्यादा कोहरा के कारण परेशानी हो जाती है। तो जब हम धुंध हो, कोहरा हो, उस स्थिति में किस प्रकार की किरणों का? तो अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है ताकि वो लंबी दूरी तक जा सके बच्चों। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, विस्थापन धारा। विस्थापन धारा किसे कहते हैं? इसका आप व्यंजक लिखो। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया है कि वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन यानी विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं बच्चों। प्रश्न क्या है? विस्थापन धारा किसे कहते हैं? विस्थापन धारा के लिए व्यंजक। जब निर्वात या किसी माध्यम में समय के साथ विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो यह एक विद्युत धारा के तुल्य होता है, मतलब एक प्रकार से धारा बहने लग जाती है। इस धारा को ही विस्थापन धारा कहते हैं, जो कि ID बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट d फाई, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन और बच्चों d फाई अपॉन dt, समय के साथ फ्लक्स में कितना परिवर्तन होता है इसको ही बोलते हैं हम क्या? विस्थापन धारा। यानी निर्वात में हो या किसी माध्यम में हो, समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन यानी विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स का परिवर्तन मतलब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन कितना होता है बच्चों, वो उसका विस्थापन धारा कहलाता है। ठीक है बाबू, ओके। चलिए, फोटोग्राफी के अंध कक्ष में लाल रंग का धीमा प्रकाश क्यों रखा जाता है? ताकि वो प्रभावित ना हो। धीमा प्रकाश रखने के पीछे कारण ये है फोटोग्राफिक फिल्म जो है प्रभावित ना हो। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लाल रंग प्रकाश की कम ऊर्जा वाले फोटोन फोटोग्राफी फिल्म को कम प्रभावित करते हैं ताकि अच्छा से स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। परावैंगनिक किरणों को उत्सर्जित करने वाले लैंपों में बल्ब क्वार्टज के क्यों बनाए जाते हैं? देखो भाई क्या बोला है, परावैंगनिक किरणों को उत्सर्जित करना है तो जो बल्ब है वो क्वार्टज के क्यों बनाए जाते हैं? देखो यदि कांच के बना देंगे बच्चों तो कांच से परावैंगनिक किरणें नहीं जा पाती है, बल्कि कांच परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। ये जो परावैंगनिक किरण है यदि हम क्वार्टज की न बनाकर कांच के बना दें तो इन किरणों को कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेता है, जबकि क्वार्टज होता है ये अवशोषित नहीं करता, ये बिल्कुल जाने देता है। तो परावैंगनिक किरणें क्वार्टज से गुजर जाती हैं किंतु कांच में से नहीं, कांच परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेता है। इस कारण से बच्चों परावैंगनिक किरणों का जो हम बल्ब बनाते हैं वो हमेशा क्वार्टज का बनाते हैं, है ना, किसका नहीं बनाते? तो कांच का हम नहीं बनाते। ठीक, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता, हालांकि वायुमंडल वाला सिलेबस खत्म हो गया, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो क्या पृष्ठीय ताप उतना ही रहता? नहीं। देखो भाई यदि वायुमंडल ना रहे, अभी आप एक तो एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप लोग कभी देखना ठंडी के दिनों में यदि बादल छा जाए तो रात में क्या होती है, कम ठंडी लगती है क्योंकि ऊष्मा जो है बाहर नहीं जा पाता। लेकिन यदि बादल नहीं रहता तो ऊष्मा बाहर चला जाता है तो ठंडी ज्यादा पड़ती है ठंडी के दिनों में। ऐसे मान लीजिए वायुमंडल ना होता तो पूरा का पूरा टेम्परेचर पृथ्वी के जो आसपास जो दिन में धूप सूखता है वो पूरा बाहर चला जाता है, तो रात की बर्फ जम जाती बच्चों। ठीक है, समझ रहे हो ना? यानी वायुमंडल नहीं होता तो दिन में इतनी ज्यादा धूप पड़ती कि आप लोग बैठ नहीं सकते थे, सीधे आप जलने लग जाते, और रात में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती कि जो पानी है पूरा बर्फ बन जाता। ठीक है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं तो क्या होता? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो उसका औसत पृष्ठीय ताप वर्तमान ताप से बहुत कम हो जाता है, यानी ताप बहुत कम हो जाता है ना। और वायुमंडल की उपस्थिति में पृथ्वी का तल उत्सर्जित अवरक्त विकिरण वायुमंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर आ जाती है, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। जैसे रात का वक्त में बताया कि दिन के वक्त में अवशोषित हो गया है ना, जब वो वापस होता है तो वायुमंडल के कारण फिर से वो किरणें टकराती है और पृथ्वी के समान ताप को बनाए रखती है बच्चों। ये चीज यहां पर बोला गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है यहां पर,
एक्स किरण किसे कहते हैं? देखो, किसी भी किरण का निर्धारण उसके तरंगदैर्ध्य के आधार पर किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं कि एक्स किरण हो, चाहे गामा किरण हो, चाहे बाई किरण हो, है ना बच्चों, अवरक्त किरण हो, दृश्य प्रकाश हो, इनके तरंगदैर्ध्य की कोटि आप लोग यदि एक बार याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं बन रहा तो फिर दिक्कत है ना, क्योंकि 100 एंगस्ट्रॉन से 10⁻³ एंगस्ट्रॉन के बीच जो तरंगदैर्ध्य होता है बच्चों, वो लगभग एक्स किरण कहलाता है। इसके दो उपयोग बच्चों, इनका दो उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक्स किरण के दो उपयोग आप लोग जानते हो कि एक्सरे में किया जाता है, सबसे बढ़िया एक्सरे में किया जाता है बच्चों, है ना, तो याद रखिएगा एक्सरे में हम एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। यहां पर देखिएगा एक एक उपयोग लिखना है। माइक्रो तरंग का प्रयोग कहां करते हैं? रडार प्रणाली में माइक्रो तरंग का प्रयोग करते हैं। अवरक्त तरंग का प्रयोग कहां करते हैं? अवरक्त तरंग, है ना, अभी आप लोगों ने देखा बच्चों अवरक्त तरंग, है ना, धुआं, कोहरा, धुंध आदि में, है ना, क्या है, अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। फिर परावैंगनी किरणों का प्रयोग कहां करते हैं? कीटाणुओं को मारने के लिए बच्चों। गामा किरण का उपयोग कहां करते हैं? कैंसर के इलाज में। ये आप लोगों ने पढ़ ही लिया बच्चों। ठीक, चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल की परत 30 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर तक होता है। इसके बाद बच्चों यहां पर सबसे अधिक आवृत्ति की, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो, सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम लिखिए और एक उपयोग। देखिए, जिसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है। जिसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है, तरंगदैर्ध्य कम, जैसे मान लीजिए ऐसा जल रहा है और एक तरंगदैर्ध्य किरण ऐसे चल रहा है, तो ये बार बार कंपन कर रहा है, तो आवृत्ति ज्यादा होगी, आवृत्ति ज्यादा होगी और तरंगदैर्ध्य कम होगा। यहां पर बच्चों आवृत्ति कम होगी, तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा। आवृत्ति क्या होगी? कम होगी। देखो ना, दोनों में डिफरेंस है। ये बार बार कंपन करता है, जल्दी जल्दी कंपन करता है, तो इसकी आवृत्ति ज्यादा है, तरंगदैर्ध्य कम होगी। ये बार बार कंपन नहीं करता, थोड़ा कम कंपन करता है, तो इसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा है, आवृत्ति कम होगी। तो आप लोगों को याद रखिएगा कि यदि मान लीजिए बोल दिया जाए कि भाई साहब बढ़ते हुए तरंगदैर्ध्य के आधार पर क्रम लिखो या घटते हुए तरंगदैर्ध्य के आधार पर, तो ये आप याद रखना, यदि तरंगदैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम याद कर लिए तो आवृत्ति का वो घटता हुआ क्रम हो जाएगा। मतलब बच्चों एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक, जैसे यहां पर देखिएगा सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे गामा तरंग है, यानी गामा तरंग की बच्चों जो आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। इन तरंगों का उपयोग नाभिकीय संरचना पता लगाने में तथा अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। गामा तरंग का उपयोग अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। 1 मिनट पर बच्चों, कोई है क्या? चलिए, कोई बात नहीं, मुझे लगा कोई दरवाजा खटखटा रहा है। चलो भाई, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति कैसे होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति कैसे होती है बच्चों? विद्युत चुम्बकीय तरंगे परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र या परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी जब विद्युत क्षेत्र या चुम्बकीय क्षेत्र लगातार परिवर्तित होता है तो विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न हो जाता है। ठीक, त्वरित आवेश से भी विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती है, ध्यान रखिएगा। जब आवेश, तो देखो भाई आप लोगों को पता है कि यदि स्थिर आवेश है तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन जब आवेश गति करता है, आवेश कंपन करता है, आवेश के वेग में परिवर्तन होता है, त्वरित गति जिसे बोलेंगे बच्चों, तो जब त्वरित गति होती है इसका मतलब विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो विद्युत चुंबकीय तरंग वहां पर उत्पन्न हो जाती है। सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं है ना। ठीक है सर, आगे देखिएगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे, अच्छा यहां पे क्वेश्चन, सबसे कम और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाली, देखो भाई ये क्वेश्चन आ गया, सबसे कम तरंग दैर्ध्य और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में गामा किरण सबसे कम तरंग दैर्ध्य, क्योंकि आवृत्ति इसकी ज्यादा है, गामा किरण की आवृत्ति ज्यादा है, और सबसे कम जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा किरण है, आवृत्ति इसकी कम होती, अधिक होती है। देखो ना क्या बोला है, विद्युत चुंबकीय सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य और सबसे कम तरंग, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है? गामा किरण की, आवृत्ति इसकी सबसे ज्यादा होगी। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला बच्चों रेडियो तरंग है, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी, इसकी आवृत्ति कम होगी। एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी गामा किरणों की जो तरंग दैर्ध्य क्या है? सबसे कम है, मतलब इसकी आवृत्ति ज्यादा है, और रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, इसकी आवृत्ति कम है। ठीक, देखो भाई इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है और परेशानी भी रहती है सभी बच्चों को। ठीक, चलिए अब यहां से बच्चों अपना विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या आ चुका है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है जो कि आपको सुपर फास्ट करना है। कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टेलीविजन नेटवर्क में कौन सा प्रयोग किया जाता है बच्चों? नेटवर्क करना है तो रेडियो तरंग का प्रयोग करना है। रेडियो तरंग का प्रयोग याद रखिएगा हमेशा, टेलीविजन में रेडियो तरंग का ही प्रयोग करते हैं। टीवी सिग्नल का परास कितना होगा बच्चों? 100 से 200 मेगाहर्ट्ज के बीच में रहता है। 100 से 200 मेगाहर्ट्ज के बीच। एलसी परिपथ के लिए आवृत्ति का सूत्र देखो, पुराने चैप्टर का क्वेश्चन ऐड कर दिया। एलसी परिपथ का एलसी रहना चाहिए 1/2 पाई अंडर रूट एलसी होगा, वही आपकी बच्चों क्या है? आवृत्ति का सूत्र है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, 1/2 पाई एलसी। ठीक, चलिए जितने क्वेश्चन आज हो जाएंगे, नहीं तो फिर अगले लेक्चर में भी करेंगे। विस्थापन धारा की अवधारणा किसने की बच्चों? बताओ, विस्थापन धारा की अवधारणा किसने की? बताओ, विस्थापन धारा की अवधारणा किसने की? तो सर्वप्रथम किसने बताया था? मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल के ही आधार पर विस्थापन धारा दिया गया था। विद्युत चुंबकीय तरंग की पुष्टि सर्वप्रथम किसने की? सर्वप्रथम पुष्टि देखो भाई, भविष्यवाणी मैक्सवेल ने कर दिया था, विस्थापन धारा के बारे में मैक्सवेल ने दे दिया था, और पुष्टि सर्वप्रथम कौन के बच्चों? तो हर्ट्ज ने किया। किसने किया? हर्ट्ज ने किया था। कोई दिक्कत? किसी कोई प्रॉब्लम? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? बताओ भाई, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसकी होगी? इसमें लाल प्रकाश है, पीले रंग, हरे रंग या पीले प्रकाश? देखो बच्चों, जो ज्यादा दूर तक जा सकती है उसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है। तो इसमें से सबसे ज्यादा दूर तक कौन जा सकता है? सबसे ज्यादा दूर तक कौन जा सकता है? बैजानी, हपी, नाला। तो उसमें लाल जो है दूर तक जाता है। जैसे खतरे का सिग्नल लाल क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो दूर तक जाता है, दूर से वो दिखाई देता है, इसका मतलब उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा। ऐसे आप लोग लॉजिक से याद करिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि खतरे का सिग्नल लाल ही क्यों बनाता है, क्योंकि दूर तक जाता है। दूर तक मतलब उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है। उसका तरंगदैर्घ्य क्या है बच्चों? ज्यादा है। दूर संचार के लिए कौन सी तरंग प्रयोग करते हैं बच्चों? तो सूक्ष्म तरंग। टेलीविजन में आपका, लेकिन दूर संचार में आपका क्या होता है? सूक्ष्म तरंग। ठीक है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम दृश्य भी है बच्चों और अदृश्य दोनों होता है। दृश्य और अदृश्य दोनों होता है। ठीक है। इसके बाद यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं। विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं है। कौन सी नहीं है? बीटा किरण नहीं है, अवरक्त किरण ये है, सूक्ष्म तरंग भी, पराबैंगनी किरणें है, तो बीटा किरणें नहीं है बच्चों। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कुहरे में संकेत के रूप में अवरक्त, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया, कुहरे में संकेत के रूप में अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र होते हैं परस्पर लंबवत, एक दूसरे के लंबवत, परस्पर लंबवत होते हैं। ओजोन मंडल अवशोषित करता, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ओजोन परत जो होता है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है और हमें है ना बचाता है बच्चों। चलिए, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? यहां पर बोला बच्चों, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? रेडियो तरंग, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, अवरक्त प्रकाश। एक मिनट, यहां पे क्वेश्चन जो था इसमें क्या बोला था? गामा किरण की इस पर सबसे कम तथा अधिक तरंगदैर्घ्य वाली, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली जो है बच्चों वो गामा है। अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये तो उल्टा हो गया मुझे लगता है। टाइपिंग मिस्टेक है क्या? सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण का होता है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंग की होती है। ये बिल्कुल सही है। तो फिर सर यहां पे क्या लिखा हुआ है? 1 मिनट ना भाई, गलत ना होने पाए। क्या बोला गया है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य, तो वही तो इस मिसप्रिंट है। गामा किरण, सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण की होती है, रेडियो की नहीं होती भाई, गामा की होती है। गामा की जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा जो है बच्चों वो किसका होता है? तो याद रखिएगा वो है आपका रेडियो तरंग का, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक रेडियो तरंग का। यहां पे मिसप्रिंट है बच्चों। वही तो मैं सोचा कि भाई मिसप्रिंट कैसे, लिखने वाला थोड़ा सा गलती कर देता है। ये वाला आप लोगों का बल्कि ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है? v बराबर 1/√μ0ε0। ठीक है। इसके बाद बच्चों दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि दिया हुआ है और एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका
8 और 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो भाई गामा किरण, ये एक्स किरण और रेडियो तरंग ये है, ध्वनि तरंग नहीं है विद्युत चुम्बकीय। ठीक है, गामा किरण भी बच्चों, एक्स किरण भी, रेडियो तरंग भी है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवृत्ति? हाँ, ये आवृत्ति है गामा किरण, आवृत्ति है सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा, सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा का, तो आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। दृश्य प्रकाश की कोटि लगभग 10⁻⁻⁶। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार एमपी बोर्ड में। ठीक है, चलिए चलिए बाबू, अब इसके बाद अपन बात करते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न, सुपर फास्ट करेंगे। देखिए बच्चों, विद्युत चुम्बकीय तरंग किस प्रकार की होती है? अनुप्रस्थ होती है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया। विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में भी गमन करती है, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। गतिशील त्वरित आवेश से विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम प्रायोगिक प्रदर्शन विद्युत चुम्बकीय प्रयोग किसने किया? हर्ट्ज ने किया, लेकिन भविष्यवाणी किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। बेतार का संदेश कितने? मार्कोनी ने। मार्कोनी। रेडियो तरंग की खोज, बेतार मतलब रेडियो तरंग, रेडियो तरंग की खोज किसने की? मार्कोनी ने की। बच्चों किसने की? मार्कोनी ने की। दूर संचार के लिए सूक्ष्म और टेलीविजन के लिए रेडियो तरंग, लेकिन दूर संचार के लिए अपना सूक्ष्म तरंग का प्रयोग किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों का पता लगाना, एक्सरे करना है तो एक्स किरण लगेगा बच्चों, है ना। किस रंग के प्रकाश तरंग सतह अधिक होती है? किस रंग के, है ना, प्रकाश, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा? जो दूर तक जाता है, जो विचलित नहीं होता है, उसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा बच्चों, तो अपना हो जाएगा लाल रंग। कौन सा हो जाएगा बच्चों? लाल रंग। कौन सा हो जाएगा? लाल रंग। बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी, सबसे कम होगी, लाल का ज्यादा होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत तथा चुम्बकीय दोलन परस्पर लंबवत होते हैं। विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों लंबवत होते हैं बच्चों, विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों क्या होते हैं? लंबवत। भाई कीड़ा, इसमें मत जाना, इसमें चला जाएगा कीड़ा तो ये क्या हो जाएगा? बैक हो जाएगा। फोटोग्राफी वाले कैमरे में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी बच्चों कम, मतलब एक प्रकार से बच्चों उच्च तरंगदैर्ध्य वाला नहीं, बल्कि उसकी जो ऊर्जा होती है कम होती है, कम ऊर्जा वाली लाल प्रकाश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कम ऊर्जा वाली लाल प्रकाश का प्रयोग करते हैं। कुहरे में अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं, कुछ है ही नहीं। ओजोन का सूत्र तो सबको पता है, O3 होता है, ओजोन का सूत्र O3 होता है। वायुमंडल में आने वाले हानिकारक विकिरणों को कौन अवशोषित कर लेता है? तो ओजोन परत तो जो होता है वो अवशोषित कर लेता है। ये अब सिलेबस से हट गया है, सिलेबस से हट गया है, लेकिन जानकारी के लिए याद रखो। विभिन्न प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगे केवल किसको आंख से देख सकते हैं? दृश्य भाग। जो दृश्य भाग होता है, दृश्य भाग को हम देख पाते हैं, क्योंकि दो भाग होते हैं, एक दृश्य और एक अदृश्य। दृश्य में हम देख पाते हैं, अदृश्य को नहीं देख पाते, है ना। विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, आप लोगों ने पढ़ ही लिया। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता होती नहीं है। तरंगों का उपयोग कीटाणु, तो पराबैंगनी किरणों का उपयोग आपने पढ़ लिया बच्चों की पराबैंगनी किरणों का उपयोग कीटाणुओं को मारने के लिए करते हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन आ जाए कि पराबैंगनी किरणों का एक उपयोग, तो आप लोग बता दोगे सर कीटाणुओं को मारने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किसको? कीटाणुओं को मारने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, इस चैप्टर में भाई ज्यादा क्वेश्चन नहीं ला रहे, जो पॉपुलर हैं, जो कई बार पूछे गए हैं, जो मतलब सिलेक्टेड हैं, उनको पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम है और ऐसे में आप लोगों को क्या करना है भाई, थोड़ा सा मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन करना है जो एग्जाम में आए, टाइम पास नहीं करना है। सत्य सत्य बताना बच्चों, विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात में गमन नहीं करती हैं। निर्वात में ये गलत है, क्योंकि निर्वात में गमन करते हैं, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, कहीं भी जाने दो बाबू। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र समान कला में होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है बच्चों। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत तथा चुम्बकीय दोलन जैवक्रिय होते हैं, ये भी सही है। विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, सही है भाई। विद्युत चुम्बकीय तरंग दाब उत्पन्न करती है, नहीं, गलत है। वेतार संदेश का संदेश हर्ट्ज ने, ये भी गलत है, मार्कोनी ने दिया था, मार्कोनी ने दिया था। मैंने बताया ना, रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने की थी बच्चों। विद्युत चुम्बकीय तरंगे प्रकाश के वेग के साथ चलती है, सही है। 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। ठीक है बच्चों, गामा किरण की आवृत्ति सबसे कम होती है, गामा किरण का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, आवृत्ति नहीं, आवृत्ति ज्यादा होती है बच्चों, आवृत्ति क्या होती है? ज्यादा होती है, इसलिए असत्य हो जाएगा। आप यहां पे लिखा है गामा किरण की आवृत्ति कम होती है, गलत है, तरंगदैर्ध्य कम होती है और आवृत्ति ज्यादा होती है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है बच्चों। विद्युत चुम्बकीय तरंगे आवेशित तरंगे हैं, नहीं, ये किसी प्रकार से आवेशित नहीं है, किसी प्रकार से धन और ऋण आवेश नहीं रहता। पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग चिकित्सीय उपयोग में किया जाता है, बिल्कुल नहीं, है ना। कीटाणुओं को मारने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो बच्चे यदि क्वेश्चन इस चैप्टर के देखना चाहते हैं, तो भाई जो हट गया है उसे मत पढ़ना, ग्रीन हाउस नहीं है, ओजोन परत हट गया है, तो पर्यावरण संबंधित इस चैप्टर में जो भी 2-4 टॉपिक थे वो अब हट चुके हैं एमपी बोर्ड से। अब फिर अगला चैप्टर अपना आ जाएगा बच्चों किरण प्रकाश की, यूनिट आपका 6,
यूनिट नंबर 6। तो आज का रिवीजन क्लास कैसा लगा, और जिन बच्चों को नोट्स लेना है, अभी तक नोट्स नहीं लिए, उनके लिए एक छोटा सा जानकारी है कि मात्र 100 रुपए में बढ़िया नोट्स आपको मिलता है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर आपका नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है, 96 85 29 91 49, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करें, नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का भी प्यार भरा कमेंट्स की उपेक्षा रहती है, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और अपना राय जरूर दें। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार आप सभी को जय हिंद।